आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत का किया इयादा। पीएम मोदी की अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अरब डेलीगेशन से मुलाकात। मगरबी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने कारकुनों पर अमित शाह का जोर। मरकजी वज़ीर दाखिला ने ममता बनर्जी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। निर्मला सीतारमण कल पार्लियामेंट में पेश करेंगी आम बजट। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने आज बजट दस्तावेजात का लिया हतमी जायजा। बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने, समाज को बांटने में मसरूफ। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का हुकूमत पर इल्जाम। सोने चांदी की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी, कीमतों में तब्दीलियों से सरमायाकार हैरान। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 भी जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अरब डेलीगेशन के सरबराहों का इस्तकबाल किया। ये वफ़द हिंदुस्तान अरब वज़ीर ख़ारजा की दूसरी मीटिंग में शिरकत के लिए आया था। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान और अरब दुनिया के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात को उजागर किया। उन्होंने दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदे के लिए तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी और सेहत जैसे शोबों में मज़ीद ताउन का अहद किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए हिंदुस्तान की हिमायत और गज़ा अमन मनसूबे की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने अरब लीग के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की भी तारीफ़ की। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अरब वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अरब ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है और सरहद पार दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। जयशंकर ने बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मीटिंग में हिंद अरब ताल्लुक़ात मजबूत करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बात की गई। We meet at an important juncture where the global order is undergoing transformation for a variety of reasons. Politics, economics, technology and demography are all fully into play. Nowhere is this more apparent than in West Asia or the Middle East, where the landscape itself has undergone a dramatic change in the last year. This obviously impacts all of us and India as a proximate region. To a considerable degree, its implications are relevant for India's relationship with Arab nations as well. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मगरबी बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करें। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में बीजेपी मुसलसल जीत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी और एनडीए की 21 हुकूमतें हैं। अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की ज़मीन पर हमारे 60 कारकुनों का कत्ल टीएमसी के गुंडों ने किया। उन्होंने कहा कि हम इस कत्ल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 21 हुकूमतें बनाने के बाद भी हम बेचैन हैं, क्योंकि मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने पर ही हमारे चेहरों पर खुशी आएगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना, और ये हमने कर बताया है
24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने माली साल 2026-27 के मरकज़ी बजट का हतमी जायज़ा लिया। बजट में आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान तरक्की, इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने और अवामी अखराजात को बरकरार रखने पर जोर दिया जाएगा। इसमें खुद इन्हिसारी को बढ़ाने और बैरूनी ख़तरात से मईशत को बचाने के इक़दाम भी शामिल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इतवार को पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी। हिंदुस्तान का मरकज़ी बजट कई दहाइयों से फरवरी के आखिरी काम के दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। इस तब्दीली का मकसद नए माली साल के आगाज़ से पहले बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल करना है। इससे हुकूमत को मार्च के आखिर से पहले तक तमाम तजावीज़ को मंजूर कराने का वक्त मिलता है। पहले फरवरी के आखिर में पेश होने से बजट की मंजूरी में ताख़ीर होती थी, जिससे नए मनसूबों पर अखराजात में रुकावट आती थी। 1 फरवरी की तब्दीली से वजारतों और रियासतों को माली साल के पहले दिन से पॉलिसियों पर अमल दरामद में सहूलत मिलती है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि हम सब बहुत पुरएतमाद हैं कि ये एक अच्छा बजट होगा। पीएम मोदी और वज़ीर फ़ाइनेंस सीतारमण ने पहले सालों में शानदार बजट दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम को भी इस बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम को एक और अच्छा बजट मिलेगा। पीयूष गोयल ने मज़ीद कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने गुज़श्ता बरसों में भी अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट पेश किया था। इस मौके पर उन्होंने सियासत पर भी बात की। गोयल ने कहा कि तमिलनाडु इंतखाबात में अदाकार विजय को राग़िब करने की बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार आते और जाते रहते हैं। 8 free trade agreements covering 37 developed countries in the last few years under the Modi government. We are in active dialogue, almost close to conclusion, with Chile, where we have interests particularly in critical minerals. We are talking to Peru. We have already started a dialogue with the Mercosur countries to expand our current PTA. The GCC countries, the 6-nation Middle Eastern bloc, has expressed a desire to start and launch negotiations. We finalized terms of reference with them. Canada and India are actively talking. In fact, I had a call with the minister and my good friend Maninder only last night. We are going to quickly start negotiations with Canada. We are also renegotiating the trade deal with the ASEAN region. There's a possibility we'll talk to SACU, the South African-led union, to... इस साल तमिलनाडु में मगरबी बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पवन खेड़ा ने कहा कि तमिलनाडु का MSME सेक्टर अमरीकी टैरिफ की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। ताहम इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि टैरिफ के बायस कई नौजवान बेरोज़गार भी हो गए,
लेकिन हुकूमत को नौजवानों की कोई फिक्र नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ अपने दोस्तों की फिक्र है। I have been interacting with a lot of friends in Tamil Nadu. The impact of the US tariff is largely and hugely felt by the MSME sector of Tamil Nadu. Leather, textile, lakhs and lakhs of people are losing their jobs because of the 50% tariff which Donald Trump has imposed. The spine of manufacturing sector in Tamil Nadu is the MSME sector, which stands completely destroyed thanks to the horrible foreign policy of Narendra Modi. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज सनती तरक्की और सरमायाकारी के फरोग पर आला सतही उद्योग बंधु की जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर वज़रा और कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक तकरीब से खिताब करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की तरक्की के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले पीएम मोदी को अपनी हुकूमत के इक़्तिसादी सर्वे से हमारी रियासत की तरक्की के हकीकी हक़ाइक़ को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु की तरक्की से मुतल्लिक़ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जिससे उन्हें परहेज़ करना चाहिए। தமிழ்நாடு வளர்ந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னா அது நான் சொல்லுகிற கற்பனை புள்ளி விவரங்கள் அல்ல, அதையெல்லாம் ஒன்றிய அரசு சொல்லுகிற புள்ளி விவரங்கள் தான். அவங்க அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டித்தான் சொல்றேன். தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சியை விமர்சிக்கக்கூடிய ஆளுநர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசை தான் போய் கேள்வி கேட்கணும். அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிரதமர் அவர்களும் தமிழ்நாடு வளர வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறார். தேர்தலுக்காக பல்வேறு ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்களை எல்லாம் பேசிட்டு போயிருக்கிறார். अक़लियती उमूर की वजारत ने वक्फ जायदादों के इंतज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ़ और मौसर बनाने के समत एक अहम कदम उठाया। मरकज़ी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर 2 नए डिजिटल मॉड्यूल्स का आगाज़ किया गया। इन मॉड्यूल्स के ज़रिए वक्फ जायदादों के सर्वे और लीज़ से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात को एक ही प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म और काबिल निगरानी बनाया जाएगा। पेश है तफ़सीलात। वक्फ जायदादों की बेहतर, शफ़ाफ और जवाबदेह इंतज़ाम के लिए अक़लियती उमूर की वजारत ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर 2 नए मॉड्यूल्स, सर्वे मॉड्यूल और वक्फ प्रॉपर्टी लीज़ मॉड्यूल लॉन्च कर दिए हैं। इन मॉड्यूल्स का इफ्तिताह 30 जनवरी 2026 को अक़लियती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने वजारत के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में किया। सर्वे मॉड्यूल वक्फ जायदादों से मुताल्लिक़ मालूमात को डिजिटल अंदाज में जमा करने, महफूज रखने और वक्तन फ़वक्तन अपडेट करने का जामे फ्रेमवर्क फराहम करता है। इसके ज़रिए वक्फ अमलाक का मुस्तनद और मरबूत रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। वहीं वक्फ प्रॉपर्टी लीज़ मैनेजमेंट मॉड्यूल के तहत लीज़ से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात जैसे लीज़ की मुद्दत, रकम और दीगर अहम मालूमात को मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ तरीक़े से दर्ज और मॉनिटर किया जा सकेगा, जिससे वक्फ जायदादों के लीज़ निज़ाम में जवाबदेही और निगरानी मजबूत होगी। ये इक़दाम डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए वक्फ जायदादों के इंतज़ाम में शफ़ाफ़ियत, मौसर और अवामी एतमाद बढ़ाने की वजारत की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने तमाम रियासती और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के वक्फ बोर्ड से अपील की है कि वो इन मॉड्यूल्स को मौसर तरीक़े से नाफिज करें और मुस्तहिक़ अफराद में इसके बारे में आगाही फैलाएं। वाज़े रहे कि उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का इफ्तिताह 6 जून 2025 को मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने किया था। ये पोर्टल वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ जायदादों की रियल टाइम अपलोडिंग, तस्दीक और निगरानी के लिए एक मरकज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिसका मकसद मुल्क भर में वक्फ असासों के इंतज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। एनसीपी लीडर अजित पवार की बीवी सुनेत्रा पवार ने आज अपने शौहर की जगह महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली खातून डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गईं। गवर्नर ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर
चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, वज़रा और महायुति इत्तेहाद के कई अहम कायदीन मौजूद थे। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। कांग्रेस लीडर और राजस्थान के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी बदनवानी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसाइल से बचकर समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम साबित हुई है। देखिए, सरकार को बहुत लंबा समय हो गया है और जो मेन इश्यूज पब्लिक के हैं उसको टैकल करने में सरकार अभी तक असमर्थ रही है। बाकी प्रचार कर इश्तिहार में विज्ञापन छापकर अपनी पीठ थपथपाना अलग बात होती है, लेकिन जो मूलभूत इश्यूज हैं सरकार आज दुनिया भर में जो चुनौती हमारे सामने आ रही है उसका सामना करने के लिए हम लोगों को अपने मध्यम वर्ग का, अपने मेहनतकश लोगों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ जो सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम हमारी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में निकल के सामने आया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो एजुकेटेड यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई सार्थक समाधान सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। आप निवेश की बात करते हैं, बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं, लेकिन जो दुनिया भर के चैलेंजेस हैं, टैरिफ वॉर चल रहे हैं, अमेरिका के साथ जो हमारी डिस्कशन चल रहे हैं, उसको देखते हुए जो इस देश में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसके लिए हम लोगों को सेफगार्ड बनाने चाहिए। मरकजी बजट 2026 की पेशकश से कबल सियासी बयानात का सिलसिला जारी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है और पूरे मुल्क के साथ साथ दुनिया की नज़रें बजट पर जमी हुई हैं। अगर आप देखें तो इन 11 सालों में अगर आप देखें तो भारत जो है वो पूरी बाहरी संकट हो या अंदरूनी कंटक हो, बाहरी तूफान हो या अंदरूनी घमासान हो, उन तमाम चीज़ों को पछाड़ते हुए, परास्त करते हुए एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक स्टेबल अर्थव्यवस्था और सुशासन के रास्ते पे आगे बढ़ता रहा है। और मैं मानता हूं कि ये 11 साल कोई सामान्य से हालात नहीं रहे हैं। आप कहीं पूरी दुनिया में कहीं युद्ध के जो है वो आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, कहीं पर पेंडेमिक की समस्याएं सामने आ रही हैं और तमाम एक तरह का एक अव्यवस्था है, पूरी तरह से घमासान पूरे दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इस घमासान में भी जो है वो भारत समाधान का हिस्सा बने, भारत जो है वो एक मजबूत और एक इफेक्टिव इकोनॉमी बने जिसको कि पूरी दुनिया स्वीकार करे। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है और समझ है उसका नतीजा है। और इसीलिए जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। पार्टी के तर्जुमान अमीक जामी का कहना है कि मुल्क शदीद बेरोजगारी, गुर्बत और बद इंतजामी से गुजर रहा है, जबकि किसानों की अमवात जैसे संगीन मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की पॉलिसियां और अमरीकी महसूलात के असरात के बायस उत्तर प्रदेश की रिवायती सनतें जो कभी आलमी मंडी में अपनी पहचान रखती थीं आज तबाही के दहाने पर है। तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। जिस पूरे देश में जिस तरह की चरम की बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी बढ़ती हुई इस देश में भुखमरी और किसानों की हत्या, क्या ये जो आंकड़े प्लान किए जा रहे हैं उनका कोई रिश्ता है आपस में? क्या हमारे देश के जितने भी स्वदेशी ओन एमएसएमई थे, हमारे भदोई का कारपेट इंडस्ट्री, आगरा, कानपुर, उन्नाव का टेनरी इंडस्ट्री, मुरादाबाद का ब्रास इंडस्ट्री, पूरे दुनिया का एक मार्केट उत्तर प्रदेश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की
नीतियों की वजह से, ट्रंप की टैरिफ की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश में एक मजहबी बयान पर सियासी और समाजी हलकों में हलचल मच गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुतनाज़ा बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि बांदा में मजहबी खिताब के दौरान किए गए रिमार्क्स निहायत ही काबिल एतराज़ हैं। धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बांदा में अपने कथा के दौरान बहुत काबिल एतराज़ बातें कहीं। पहले वो मुसलमानों को टारगेट करते थे, मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ खुल करके बोलते थे, टोपी वाले कह करके सुधर जाओ कह करके धमकाते थे, और अब वो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने सीधे सीधे मज़हब इस्लाम पर हमला बोल दिया। महंगाई के दबाव के बीच जहां सोना और चांदी मुसलसल कई नई बुलंदियां छू रही थी, वहीं अचानक उनकी कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट ने सरमायाकारों को चौंका दिया। एक ही कारोबारी दिन में चांदी की कीमत में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कमी देखी गई, जबकि सोना भी 30,000 रुपए से ज़ायद सस्ता हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद अब जबरदस्त गिरावट देखने में आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत ने एक ही दिन में सरमायाकारों को बड़ा झटका दिया है। जुमेरात को चांदी पहली बार 4 लाख रुपए फी किलोग्राम की सतह पार करते हुए 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी। ताहम जुमे को फ्यूचर ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 5 मार्च की एक्सपायरी के साथ चांदी की कीमत गिरकर 2,91,922 रुपए फी किलोग्राम पर आ गई। इस तरह सिर्फ एक दिन में चांदी 1,07,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई। इसी तरह सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर 2 अप्रैल को ख़त्म होने वाले मुआहदे के तहत 24 कैराट सोना जुमेरात को 1,83,962 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो जुमे के इख्तिताम तक गिरकर 1,50,849 रुपये फ़ी 10 ग्राम रह गया। यानी सिर्फ एक दिन में सोना 33,000 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो गया। अगर हालिया बुलंद तरीन सतह से मुवाजना किया जाए तो सोना भी अपनी लाइफ टाइम हाई से 42,000 रुपये से ज़्यादा नीचे आ चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस अचानक गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफाखोरी यानी प्रॉफिट बुकिंग है। तारीखी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर फरोख्त शुरू की, जिसके नतीजे में सोने और चांदी दोनों पर दबाव बढ़ा और कीमतें तेज़ी से नीचे आ गईं। बाजार के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमती धातु में मजीद उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और सरमायाकारों को एहतियात के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मोतिहारी में आग लगने का भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे ने 4 घरों को खाकस्तर कर दिया। इतलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसने बाद में गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से शिद्दत इख्तियार कर ली। इस हादसे में 4 घर पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को जदीद दिफाई निज़ाम की फ़रोख्त की मंजूरी दी ताकि दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जा सके। $9 अरब मालियत के सौदे के तहत ममलिकत को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे, जिन्हें खलीजी खित्ते में सलामती और फ़ज़ाई दिफा के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दौरे वाशिंगटन के दौरान आला सतही मुलाकातें जारी हैं, जिनमें खित्ते के अमन, सिक्योरिटी और सऊदी अमेरिका शराकतदारी के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन्स के भारी फर्क से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज में शिकस्त दी। लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जहां टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 198 रन बनाए।
अमेरिका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्तगीर इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अवामी गुस्सा सड़कों पर आ गया। मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरीन ने न काम, न स्कूल, न खरीदारी की मुल्कगीर हड़ताल करते हुए इमिग्रेशन छापों के खिलाफ एहतजाज किया। पेश है ये तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया। जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरीन ने न काम, न स्कूल, न ख़रीदारी की हड़ताल करते हुए मामूलाते ज़िंदगी को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये मुजाहिरे उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब मिनीएपोलिस में एक 37 साला ICU नर्स एलेक्स प्रिटी को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो बॉर्डर पेट्रोल अफसरान की इमिग्रेशन कार्रवाई की वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बना रहे थे। इस वाक़े ने इमिग्रेशन हुक्काम के तरीक़ेकार पर शदीद सवालात खड़े कर दिए। इससे कबल 7 जनवरी को एक और शहरी रेने गुड भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE के एक अफसर की फायरिंग से हलाक हो चुकी थीं। दोनों वाक़यात के बाद शहरी हुकूक की तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने तहक़ीक़ात का मुतालिबा तेज़ कर दिया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एलेक्स प्रिटी की हलाकत पर सिविल राइट्स इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम रेने गुड के कत्ल पर ताहाल ऐसी किसी तहक़ीक़ात का आगाज़ नहीं हुआ। इस फैसले पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मिनीएपोलिस से ताल्लुक़ रखने वाली कांग्रेस रुकन इल्हान उमर इन एहतजाजात की हिमायत करने वालों में शामिल रहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ICE की मुबैना दहशतगर्दी के खिलाफ हड़ताल करने वाले लोग दुनिया को बदल रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने मुजाहिरीन को अदाशुदा शरपसंद करार देते हुए दावा किया कि एहतजाज मुनज़्ज़म और माली तौर पर स्पॉन्सर्ड हैं। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि वो इमिग्रेशन एजेंट्स की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। वाशिंगटन DC, एटलांटा, पोर्टलैंड और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे हुए, जहां मकामी रहनुमाओं ने इख्तलाफ राय को जमहूरियत की बुनियाद करार दिया। कई रियासतों में स्कूल बंद रहे और तलबा ने क्लासों का बाइकॉट किया। माहिरीन का कहना है कि अवामी दबाव हुकूमत को पॉलिसियों पर नज़रसानी पर मजबूर कर सकता है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी तारीख में बड़ी इस्लाहात अक्सर अवामी मुज़ाहमत के बाद ही मुमकिन हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।